तो कुछ और खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ेंगे, उनको भी हम मंच पर अब बुलाना चाहेंगे। राजकुमार गुप्ता हमारे साथ हैं, शहर अध्यक्ष हैं बीजेपी के। सर प्लीज़ मैं चाहूँगी मंच पर आप आ जाइए इस वक्त, और इसके साथ ही मैं चाहूँगी वाजिद निसार साहब भी मंच पर आ जाइए, शहर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से। प्लीज़ सर मंच पर आइएगा और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सवाल जवाब एक बार फिर से इसी मंच से होंगे जो कि लगातार हम कर भी रहे हैं। मैं चाहूँगी मेरे सहयोगी जयप्रकाश भी इस वक्त मंच पर आ जाएं ताकि इस पैनल को हम आगे बढ़ा पाएँ और एक बार फिर से जवाब यहाँ पर लिए जाएं, सवालात जो है एक बार फिर से दागे जाएं और आगरा की नब्ज़ जो है एक बार फिर से हम टटोलने की कोशिश करेंगे और विपक्ष भी मौजूद होगा तो और बेहतर सवाल यहाँ पर हो पाएंगे कि विपक्ष किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि कमियाँ जो है वो विपक्ष बेहतर तरीके से गिनाता है। और अब हम इस पैनल की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू जयप्रकाश। तो चलिए, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है वो लगातार जुड़ा हुआ है हमारे साथ। आपको बता दें कि राजकुमार गुप्ता जी हैं, बीजेपी के महानगर अध्यक्ष है। गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाजिद निसार साहब हैं, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल चर्चा भी हो जाए। और पॉलिटिकल चर्चा में हम सबसे पहले, क्योंकि अब 2027 की जंग है सर, और मेरा पहला सवाल गुप्ता जी आपसे ही है, 27 में कौन आ रहा है? इसमें सोचने की तो कोई बात है ही नहीं। निरंतर लगातार 2017 से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो विकास की गंगा, अंत्योदय की विचारधारा को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करती है राजनीति के अंदर, हम सत्ता के लिए काम नहीं करते, हम सत्ता के माध्यम से सेवा के लिए काम करते हैं। और उस अंत्योदय विचारधारा को लेकर जो पार्टी काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर आगामी आने वाले चुनावों में, चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में बिल्कुल बनेगी। सर ये क्या कह रहे हैं, हैट्रिक बन जाएगी इस बार? फिर से सपा को वनवास मिल रहा है? ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा 27 में, और जो हालात हैं प्रदेश के वो सब अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं, जनता में क्या संभावनाएं थी और उनको क्या मिला। लोकसभा में भी इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने दिया है और 27 में भी जनता जवाब देगी। लेकिन सर आपको तो विधानसभा में भी आगरा की बात करें, यहाँ विफलता मिली, लोकसभा में भी विफलता मिली, हालांकि यूपी में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन यहाँ तो विफलता ही मिली ना हाथ आप लोग। इस बार आगरा की जनता से भी हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे और जिलों में प्रदेश के जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया है, इस बार आगरा जिले में की जनता भी, हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि जनता का आशीर्वाद 27 में आगरा जिले में भी समाजवादी पार्टी को मिले। मुद्दा क्या रहने वाला है, समाजवादी पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा सर? देखिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा मुद्दा रहा है। सरकार में जब समाजवादी पार्टी रही थी 2012 से 17 में, तो तमाम योजनाएं जनता के लिए की गई थी। आप यहाँ से देख लें कि आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे लखनऊ के लिए, लैपटॉप छात्राओं को देने का काम किया, एजुकेशन फ्री देने का काम किया, विद्या पेंशन देने का काम किया, एम्बुलेंस देने का काम किया, 112 देने का काम किया कि कहीं देहात में जो जिनको इलाज समय पे नहीं मिलता था, एक कॉल पे 5 से 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती थी, पुलिस की मदद पहुंच जाती थी। तो ये सब सुविधाएं दी हैं, जनता का काम किया है। हर क्षेत्र में विकास में, आगरा में भले ही हमारा कोई विधायक सांसद नहीं जीता, लेकिन इस आगरा में भी तमाम ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जो समाजवादी पार्टी सरकार में हुई। नहीं बिल्कुल सर, आप अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो तमगा लेकर ये कहती है ना कि माफिया राज भी आप लोगों ने दिया, और आज देखिए गुंडा राज खत्म हो गया। बीजेपी तो ये लगातार कहती है, इसका जिक्र करती है। और एक नारा था खाली प्लॉट, सपा का नारा खाली प्लॉट हमारा। देखिए, बहुत सारे आपके लिए स्लोगन बने हुए हैं कि इनके राज में बिजली के तारों पर कपड़े सूखते थे, सड़कों की बदहाल हालत थी, लोग आने से डरते थे, अब निवेशक बढ़ गए, जो ये आरोप लगाते हैं। फिर मैं इस पर गुप्ता जी से जवाब लूंगा। यहीं इसी आगरा में निर्वेश जो भी
थी मीटिंग, यहाँ भी मुख्यमंत्री जी श्री अखिलेश यादव जी ने की थी। और जहाँ तक आरोप लगाने की बात है तो विपक्षी पार्टी ये तमाम तरह के आरोप लगाती हैं, तरह तरह की बातें करती हैं, लेकिन आप देख लें अगर जो ये चीज़ें हैं तो इस सरकार में अपराध कहाँ पहुँचा है, कहाँ पर रिकॉर्ड है, कितना रिकॉर्ड है, हम देश में हमारा प्रदेश किस नंबर पे है, आप अच्छी तरह जानते हैं। चलिए मैं विजय शिवहरे जी एमएलसी है सर, मैं भी आपको आऊंगा, आप भी मंच पे आइए क्योंकि यहाँ गर्मा गर्म चर्चा चल रही है, पॉलिटिकल चर्चा है, तो आप क्यों अछूते रहते हैं। अब बीजेपी, आप देख लीजिए, आप घेराबंदी में आएंगे, दोनों तरफ से बीजेपी वाले बैठ गए। गुप्ता जी आप जवाब देंगे। आप अभी हमारे साथी समाजवादी पार्टी के महानगर के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक्सप्रेसवे को बहवाई लूटने का यहाँ पर अभी आप लोगों के बीच में बताया, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2017 से पहले आगरा से जब हम लखनऊ जाते थे तो हमारे पास के जो पड़ोसी शहर थे, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो सैफई हो, चाहे वो कन्नौज हो, जब वहाँ से व्यापारी समाज का लोग गुजरता था तो वही समाजवादी पार्टी के जिनको इनका समर्थन प्राप्त था, ऐसे गुंडे लोग उनको लूटने का काम करते थे। ये हमने उत्तर प्रदेश की इस धरा पर देखा है। लेकिन एक्सप्रेस पे तो इन्होंने दिया ना। नहीं, ये मैं यहाँ भी आऊंगा, बताऊंगा आपको। देखिए, जब सरकारें जिसकी होती हैं तो तमाम तरह की योजनाएं बनने का काम सरकारों के माध्यम से होता है। 2012 में जब इनकी सरकार आई थी और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 2012 के अंदर इन्होंने जो योजनाएं और जो विकास के लिए जो इस तरह के मुद्दों को लेकर जो चुनाव लड़े थे, उन चुनावों के मुद्दों को केवल उन्होंने ख्याली पिवाड़ा बनाकर रखने का काम किया। इसलिए 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनको जवाब दे दिया कि बहुत बुरी तरह से इनको उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम किया। यह कोई छोटी बात नहीं है। हम निरंतर 2017 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हम अंत्योदय की बात करने वाले लोग हैं और हमारी अंत्योदय की जो विचारधारा है वो हमारी तिजोरियों में बंद नहीं है। वो अंत्योदय की विचारधारा हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके विकास को लेकर है, और जब तक उसका विकास नहीं हो जाएगा तब तक हम राजनीति को सेवा के माध्यम से। गुप्ता जी, इनका पीडीएफ फॉर्मूला पसीना छुड़ा दिया आपको यूपी में, और देखिए आज क्या हालत है। भाई साहब जवाब दे दिया। हाँ। अभी बिहार की जनता ने जवाब दिया, जिस महागठबंधन के जो सदस्य हैं हाँ। उसके साथी हैं। नहीं तो यहाँ तो यूपी में तो आपके लिए टेंशन बढ़ेगी ना। देखिए भाई साहब, आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो जवाब बिहार की जनता ने इनको दिया है ना, जो आईना दिखाया है, उससे भी ज्यादा बेहतर आईना ये उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन इनको आगामी चुनाव में। वाजिद निसार जी जवाब दे रहे जल्दी से, फिर मैं अभी विजय जी को जोड़ूंगा चर्चा। अभी हमारे भाई ने जिस तरीके से कहा कि दिल की भावना तिजोरी में नहीं, हम लागू करते हैं, तो तमाम घटनाएं आगरा में ऐसी हुई हैं। आप इस भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों द्वारा, संगठन द्वारा जो भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने खुद लगाए एक दूसरे पे, अधिकारियों पे, इस आगरा में तमाम अखबारों की और न्यूज़ चैनलों की वो सुर्खियां बनी हैं। मैं पूछना चाहता हूं उसके बारे में हमारे साथी, हमारे भाई गुप्ता जी का क्या कहना है। ठीक है, मैं एक रिएक्शन ले लूं, पहले विजय साहब से ले लेता हूं। विजय साहब, चर्चा 2027 में कौन आ रहा है, क्योंकि अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि आप देखिए आगे पंचायत चुनाव, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव, लेकिन ये इनका फॉर्मूला पीडीए हिट रहा। आप कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कमबैक करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन आप तो बुलडोजर एक विशेष पर पे चला देते हैं। नंबर 2, आप तो मस्जिद गिरा देते हैं, फिर सबका साथ सबका विकास कैसे? गुड गवर्नेंस एंड गुड डेवलपमेंट्स। ये पूरे देश भर में परसेप्शन है, पूरे प्रदेश भर में। मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों की चिंता करी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 करोड़ लोगों की चिंता करी, और इसका एक परिणाम भी है। मैं नहीं कह रहा, आप सर्वे कराओ, उस सर्वे के आधार पर देश की जनता, प्रदेश की जनता ये कह रही है मोदी जी देश में और प्रदेश में योगी जी। क्योंकि जब आप हमदर्द बन जाएंगे जनता के तो निश्चित ही जनता आपको चुनकर भेजेगी। और भारतीय जनता पार्टी का काम सत्ता में आने का नहीं है, सेवा का भाव है, राष्ट्र के लिए काम करना है। और इतना बड़ा काम कल हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, कि इतना बड़ा 500 वर्ष का एक सपना था, उस सपने को साकार, सनातन धर्म का सबसे बड़ा ध्वज हमारा ऊपर लगा हो तो निश्चित तौर पर 120 करोड़ सनातनियों के अंदर एक भाव क्या आता होगा, ये देश की जनता और प्रदेश की जनता दो। लेकिन विपक्ष तो उस पर भी सवाल उठा रहा है, विपक्ष तो उस पर ही सवाल उठा रहा है।
विपक्ष के पास कोई मुद्दे और विषय नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बता देता हूं ना मैं आपको। 17 से पहले अखिलेश जी की सरकार थी। कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई संगठन का नेता किसी ना किसी आरोप में लिप्त था। अखबारों और टीवी की सुर्खियां थी। और देश की सरकार 2014 से पहले, मैं नहीं कह रहा, ये आपके आंकड़े बोलेंगे, कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई उनके विभाग का अधिकारी किसी ना किसी में लिप्त था। अखबार की, टीवी की न्यूज रहती थी। आज गर्व है हमको इस बात के लिए कि 2014 से देश में सरकार है हमारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली, और 17 में योगी जी की सरकार है। आज तक किसी भी नेता पे कोई आरोप तक नहीं लगा। ये क्या है? इसलिए कहते गुड गवर्नेंस, गुड डेवलपमेंट्स। उस आधार को अगर मूलभूत किसी ने दिया है तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। ठीक, बाजी साहब, चूंकि लगातार जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें ये विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि मुस्लिम हिंदू की राजनीति बीजेपी करती हुई नजर आती है, लेकिन जब योजनाएं लाई जाती हैं तो उसका लाभ जो है वो मुस्लिम को भी उतना ही मिलता है, हिंदू को भी उतना ही मिलता है। लेकिन जब बुलडोजर चलता है, अगर गलत पे कार्रवाई होती, तो फिर ये एलिगेशन क्यों लगता है कि ये सरकार सिर्फ मुस्लिम्स पर कार्रवाई कर रही है, एक विशेष तबके पर कार्रवाई कर रही है? देखिए, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा है कि न्याय अदालतों से हो वो बेहतर है, और हम इसके पक्षधर हैं कि जो गलत है या किसी गलत चीज में सम्मिलित है उसका जांच में आता है तो निश्चित तौर से उसको सजा मिलनी चाहिए। हम इसके कभी पक्षधर नहीं रहे कि गुनहगार को सजा ना मिले। नहीं तो सर, माफियाओं के यहाँ पर बुलडोजर चले तो खराब है क्या वो? नहीं नहीं, बिल्कुल। अगर जो जिसने गलत किया है और कानून इसकी इजाजत देता है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे एक सवाल साजिद साहब, फिर मैं इस पर गुप्ता जी से रिएक्शन। एसआईआर से डर क्यों? एसआईआर से डर क्यों? एसआईआर सर, एसआईआर का मैं खुद फील्ड पे देख रहा हूँ सर। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि इतने बड़े मंच पे आपने इस बात का सवाल किया और मुझे कहने का मौका मिलेगा, लोग समझेंगे, सुनेंगे। एसआईआर, इतना लोग परेशान हैं। मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, 2003 की लिस्ट में मैं एक छोटा सा ही उदाहरण दे देता हूं कि मिनी एमआईजी एक क्वार्टर है शहीद नगर में, पूरे मिनी एमआईजी की लिस्ट गायब है 2003 की। वो कहीं किसी विभाग में किसी बीएलओ पे नहीं मिल रही, और लोग बेचारे तहसील, कलेक्ट्री, बीएलओ के चक्कर लगा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, किसी को कोई सूचना, कोई संपर्क नहीं हो रहा। अब 2003 की लिस्ट में जिसका नाम नहीं है, हालांकि उसका ऑप्शन है, लेकिन लोगों में दहशत और डर इतना बैठ गया है कि वो उसी को सच मान लें कि यार 2003 की लिस्ट में अगर जो मेरा नाम नहीं है तो मेरा वोट नहीं बनेगा। तो उन्हें कोई बताने तो वाला, सर आपकी भी तो ड्यूटी लगाई ना पार्टी, हमारी, आप लोग जुड़िए, आप लोग जाइए। हम लोग जुड़ रहे हैं, अभी जुड़ रहे हैं हम लोग, हमारे लोग, संगठन काम कर रहा है, आम पब्लिक भी लगी भी है, लेकिन कहीं बीएलओ नहीं आ रहे, कहीं बीएलओ फोन नहीं उठा रहे, कहीं पर वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं है, कहीं पर अगर जो वो भर रहा है, अब जैसे जो बच्ची है दूसरे प्रदेश से या दूसरे जिले से भी आके हमारे आगरा आई हैं, उनके माँ बाप का नाम 2003 लिस्ट में चाहिए, वो उनको मंगवाना है। ये टाइम छोटा है, हमें इस पॉलिसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय बहुत कम रखा है। इस समय को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मांग की है, श्री अखिलेश यादव जी ने भी। इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने वोटर हैं, एक महीने में इतनी सारी चीजें होना बहुत जनता के लिए। गुप्ता जी ये एक सवाल, क्योंकि 4 दिसंबर और बहुत छोटा पीरियड है। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग ने तो बहुत सारे बीएलओ को सम्मानित भी कर रहा है, जो अच्छे लोग हैं उनको सम्मानित कर रहा है, जो अपना टाइम पे कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिन पर कई जगह कार्रवाई भी हुई है, एक्शन हुआ है। आपके अभी इटावा, कई जगह बहराइच, मैंने कई जगह से ये खबरें देखी, तो कार्रवाई, एक्शन भी हो रहा है जो लापरवाह है। चलिए, इनके आरोपों का आप क्या जवाब देंगे? धन्यवाद। बहुत अच्छा एसआईआर का प्रश्न हुआ है, और हमारे विरोधी दल के हमारे जो साथी हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अच्छा प्रश्न रखा है। उसका उत्तर मैं 2 चरणों में दूंगा। पहला तो इन्होंने ये बताया कि एसआईआर की 2003 की वोटर लिस्ट नीचे बूथ पर बीएलओ लेकर नहीं आ रहे। ये सरासर गलत है। जिस तरह से ये विरोधी दल झूठ के पुलंदे पर बैठकर संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, इनको जवाब बिहार की जनता ने दिया है।
नंबर दूसरा, 2003 की वोटर लिस्ट, मैं आगरा के जिला प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, मैं निर्वाचन कार्यालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं भी फील्ड में हूं क्योंकि मैं भी महानगर का अध्यक्ष हूं, मेरी भी जिम्मेदारी उतनी है नागरिक बनने के नाते। मैं आपको बता दूं, मेरे 1761 बूथ हैं आगरा महानगर के अंदर। 1761 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का BLA 2 और BLA 1 ये दोनों लोग तालमेल कर कर उन मोहल्लों में भी जा रहे हैं। मैं पहले बता दूं, जैसे कि अभी हमारे माननीय MLC महोदय ने बहुत अच्छी बात की आती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम उस विचारधारा से काम करने वाले लोग हैं। मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का BLA 2 उतनी ही शिद्दत से काम कर रहा है जितना अन्य मोहल्लों के अंदर वो काम कर रहा है। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि शासन प्रशासन एक तरफ से मोहल्ले की लिस्टों को, ये निराधार इन्हों के वो हैं। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करना एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन वाकई में हकीकत में जो फील्ड पे काम करता है, आप पूछिए प्रशासन से, आपको तो अधिकार है, प्रशासन के लोगों से पूछिए कि इनके कितने BLA 2 या इनके कितने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ये लोग केवल सत्ता सुख पाने के लिए काम करने वाले लोग हैं, ये जनमानस की सेवा करने वाले लोग। जवाब दीजिए, फिर मैं विजय जी से इस पर बात करूं। यही भाजपा वाले आरोप लगाते हैं, जो मुद्दे की बात होती है उसे भटकाने का काम करते हैं। आपने मेरा पूरा बयान सुना, मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि कहाँ कहाँ नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि 2003 की वोटर लिस्ट कहीं नहीं है। मैंने उदाहरण दिए 2-4 जगह के कि मामा की जनता परेशान है, वो लिस्ट नहीं है। जो समय कम है, मैंने उस चीज़ के लिए आरोप लगाए ही नहीं है। मैंने तो जो जहां प्रॉब्लम आ रही हैं, जिन इलाकों में उनके नाम बताए हैं, प्रूफ के साथ में दे सकता हूं। और दूसरा, समय कम है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और समय बढ़ाने की मांग की है। उसके हम पक्षधर हैं और उसमें दिक्कत क्या है? जनता को रिलीफ मिल जाएगा, समय बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी यूपी के इलेक्शन में समय है, तो कोई जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग कहता है, चुनाव आयोग का सीधा है, देखिए SIR मतलब पात्र लोग जुड़े, अपात्र लोग हट जाए, लेकिन विपक्ष को डर है कि आप उनके वोटर काट देंगे, तो ये एक डर है उनका सीधा। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, चुनाव आयोग के द्वारा BLA 2 क्यों बनाया जाता है? मैं बड़ा अच्छा प्रश्न कर रहा हूं, आपने अच्छा SIR का विषय लगाया। जो विपक्ष के नेता है ना, उनके पास BLA 2 है ही नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बोलेंगे, जिला चुनाव निर्वाचन आयोग कार्यालय बोलेगा, मैं नहीं बोल रहा। समाजवादी पार्टी ने BLA 2 की सूची तो आधी दी, आधी दे ही नहीं पाए। कांग्रेस ने दी नहीं, मेरी विधानसभा में, मेरे आगरा में 3 विधानसभा आती है सर, और मेरी तीनों विधानसभा की मेरी BLO की मुझे अपना बात चुनाव आयोग रिसीव DM का लेटर मेरी बात आ जाए। फिर जब हमारे पास संगठन का 3 स्ट्रक्चर है, एक सरकारी BLO हो गया, एक BLA 1 हमारा जो विधानसभा को पूरा देख रहा है, एक BLO 2 हो गया, एक हमारा बूथ का प्रवासी हो गया, एक हमारा बूथ का अध्यक्ष हो गया। और जी मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी और योगी जी संकल्प है पूरा कि 140 करोड़ देश के लिए और 26 करोड़ प्रदेश के लिए, उनके लिए काम करना है। कोई मतदाता नहीं कटेगा जी, जिसमें 2003 के अंदर मतदाता सूची में नाम है, SIR के माध्यम से पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची का अवलोकन हो रहा है। आप आइए, आपके पास संगठन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, बूथ पर जाइए, BLO को लेके जाइए, और BLO खुद काम कर रहे हैं। लेकिन विजय जी, आपकी सरकार पर ये क्यों गंभीर आरोप लगते हैं कि आप विशेष वर्ग को टारगेट करते हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी सवाल उठाते हैं? मदरसों पर आप देखिए, अब लाल किले में बाहर धमाका हुआ तो मदरसों के SIT जांच, जिस पर तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु वो ऐतराज कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ऐतराज करती है, बुलडोजर चलता है तो एक विशेष वर्ग पर चल जाता है, उनकी मस्जिदों को आप गिरा देते हैं। मैं बता रहा हूँ, आज मदरसों की आपने बात करी, आप मदरसों की 2014 से पहले, 17 से पहले क्या स्थिति थी? वहां कंप्यूटर थे क्या? कौन सी पढ़ाई होती थी वहां? मैं पूछना चाहता हूं बाजी जी से, ये समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता, आगरा के अध्यक्ष भी रहे हैं, 2 बार के अध्यक्ष, 3 बार के अध्यक्ष रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार रही, आपने इन मदरसों के लिए करा क्या? उन बच्चों को आपने दिया क्या? कुरान दी? हम कुरान भी देंगे, एक हाथ में कंप्यूटर भी देंगे। हमने ये काम कराए और सबका साथ लेके काम कराए। ये नहीं कि दलित वंचित शोषित के लिए हम काम करें, हम मुस्लिम भाइयों के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन आपको राष्ट्र के प्रति प्रेम होकर काम करना होगा।
जब तो काम चलेगा। वाजी साहब जल्दी एक से हाथ जवाब। हमने बढ़ा आपको दिया, एक लगता है हाथ कि आप विशेष बढ़ाओ। वर्ग को टारगेट करती है बीजेपी? विशेष वर्ग को बीजेपी टारगेट करती है, आपको लगता है? वो तो कह रहे हैं सिर्फ कुरान के साथ हम तो टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, आप तो सिर्फ कुरान दे रहे थे सर। देखिए, ये सुविधाएं अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। इन्होंने स्वीकार तो कर लिया, अच्छी बात है। एजुकेशन भी आज के ज़माने में उतनी ही ज़रूरी है जितनी धर्म में अपने धर्म को पढ़ने की, कुरान को पढ़ने की। दुनिया में इस समय बिना एजुकेशन के कुछ नहीं है। अगर जो ये सुविधाएं वहाँ मिलती हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, ये अच्छा है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। ठीक, राजकुमार साहब, अब ये जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं, क्यों विपक्ष पे एक ही मुद्दा रहता है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर ये राजनीति जो है बीजेपी करती है, तुष्टीकरण की राजनीति, ये एलिगेशन जो है घूम फिर कर सर आता ही आपके ऊपर? देखिए, हम सब लोगों ने पुरानी कहावतें भी सुनी हैं कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके साथ पीछे कुछ ना कुछ आतिताई ताकतें उनका काम बिगाड़ने के लगती है। विपक्ष पर कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं। हकीकत में यदि विपक्ष जनमानस की सेवा के लिए राजनीति करने का काम करता, ऐसे मुद्दों को लेकर आता जो जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल का, महानगर का अध्यक्ष होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे कोई गुरेज भी नहीं है, तो इनके दल को भी जनता जनार्दन कहीं ना कहीं आंखों के पलकों पर लेती। लेकिन हकीकत में इन लोगों ने उस राजनीतिक क्षेत्र को केवल और केवल एक अपने दल के लिए सुख का माध्यम बनाया। और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे वो प्रदेशों की सरकारें हो, उनके पास केवल और केवल एक सूत्र यदि कोई विचारधारा है तो वो विचारधारा जनमानस की सेवा की विचारधारा है, विकास की विचारधारा है। और हम सब लोग उसी विकास की विचारधारा को लेकर हमारी सरकारें काम कर रही हैं। इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। इनके पास मुद्दे नहीं है तो ये मुस्लिम और हिंदू को लड़ाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ उदाहरण हैं, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, हमारे यहाँ उदाहरण है। हमने अब्दुल कलाम जी को देश का राष्ट्रपति बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इनके लोगों ने तो उनका विरोध किया। जब अब्दुल कलाम जी को हमने राष्ट्रपति के लिए चुना, उनको प्रत्याशी बनाया, तो इनके लोगों ने अपने महागठबंधन के लोगों के साथ मिलकर अब्दुल कलाम जी को हराने के लिए विपक्ष में वोट दिया इन लोगों ने। तो ये लोग तो उदाहरण हैं। हम लोग कोई उदाहरण यदि आपको देंगे तो ऑथेंटिक देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। लेकिन ये लोग तो दोहरी चाल चलने वाले लोग हैं, दो पैरों में नावों में पैर रख के चलने वाले लोग हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम हिंदू बात करती है, दूसरी ओर वहीं मुस्लिम प्रत्याशी यदि भारतीय जनता पार्टी ने कोई राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया है तो उसका ये विरोध करते हैं। तो इनकी रूपरेखा, इनका चेहरा और इनका आईना पब्लिक जनता जनार्दन ने देखा हुआ है। लेकिन मैं एक शब्द और कहकर, एक मिनट एक शब्द और कहकर अपनी बात को करूंगा कि जो आपने प्रश्न पूछा है वाकई में ठीक पूछा है। हम जिस तरह से देश की जनता जनार्दन को विकास के मुद्दे पर लेकर पहले आगे चल रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से लेकर आगे चल रहे हैं, निश्चित तौर पर ये सारे के सारे विरोधी दल उनकी कार्यशैली से और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से परेशान हो गए हैं। और उस परेशान होकर इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, अंतोगत्ता ये हिंदू मुस्लिम पर आ ठीक है जाते हैं। वाजिद साहब, फिर मैं आखिरी पड़ाव पर आ गया हूं, फिर एक आखिरी सवाल उनसे मेरा। मैं जवाब वनवास दे दूं? में, हाँ जवाब भी दे दीजिए। जवाब दे दूं, राष्ट्रपति फिर से जी वनवास वाले या चुनाव कम बैक पे- कर जाएंगे आप लोग? भाई वो देश का चुनाव, राष्ट्रपति सबसे बड़ा चुनाव, हम आगरा में बैठे हैं, आगरा के अध्यक्ष हैं हमारे भाई, हम भी अध्यक्ष हैं, आप भी अध्यक्ष रहे विधायक बनने से पहले। तो मैं ये वादा लेना चाहता हूं और एक ये वादा देना चाहता हूं अपने अध्यक्ष जी को कि आप आगरा में कितने मुसलमानों को टिकट दोगे, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम कोई मुसलमान प्रत्याशी नहीं लड़ाएंगे उसके सामने। आगरा में 9 सीटों पे कितने प्रत्याशी लड़ाएंगे मुस्लिम? ये तो कहते हैं जिताऊ उम्मीदवार को हम टिकट देते हैं परफॉर्मेंस। विजय साहब दीजिए जवाब आप। अभी बहुत अच्छा प्रश्न कर लिया वाजिद भाई ने कि कितने मुस्लिम लड़ाओगे। इन्होंने कितने मुस्लिम लड़ाए? इन्होंने कितने मुस्लिम लड़ाए? इस बार तो लोकसभा में कटौती की इन्होंने। हम तो आपसे एक बात कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों के लिए और परम पूज्य योगी ने 26 करोड़ लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वो जिताऊ होगा, वो किसी वर्ग किसी समाज का हो, उसको टिकट मिलेगी। चलिए सर, तो लौट रहे हैं। आपको लग रहा है, क्योंकि एक कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, अगर हम अखिलेश सरकार की बात करें, जब अखिलेश सरकार गई
तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चले गए। आप कम बैक इसलिए कर गए दोबारा क्योंकि कानून व्यवस्था बेहतर हुई, जबकि सरकारें जाती है। तो आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था भी 2027 में एक बड़ा मुद्दा होगा जिस पर आप हैट्रिक की बात कह रहे हैं कि हम हैट्रिक लगा देंगे जीत की? कानून व्यवस्था की बात है, बहुत अच्छा प्रश्न कराया आपने। 2017 से पहले एक परसेप्शन था प्रदेश की जनता के अंदर, हम अपना व्यापार कैसे चलाएंगे। एक बहन बेटी अपनी परिवार के अंदर, जो बहू है उसकी, जो उसकी माँ है, उसकी बहन है, ये सोचती थी कि ये स्कूटर लेके गाड़ी लेके जा रहे हैं, ये अपने व्यापार पर जाएंगे, लौट कर आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा भाव था। एक ऐसा भाव था कि जिसमें लगाओ सपा गाड़ी पे झंडा, उसमें सबसे बड़ा बैठा गुंडा, ये भाव था। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन गुंडा, एक ये भाव था। जब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने के बाद उन्होंने तय करा इस प्रदेश के परसेप्शन को बदलना है, और बदला है। मैं ऐसे नहीं कह रहा इस बात के लिए। हमारे पास 2017 के बाद जब प्रदेश में सरकार आई तो एक भय मुक्त हमको सरकार देने के लिए कुछ कठोर निर्णय भी करने पड़ते हैं। तो भू माफिया थे, जो गुंडा माफिया थे, अन्य माफिया थे, उनको ध्वस्त करने के बाद एक पूरे विश्व के अंदर पटल पर देश में प्रदेश का ऐसा परसेप्शन गया, अगर कहीं व्यापारी सुरक्षित है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसलिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं नहीं कह रहा इस बात के लिए, आपके आंकड़े भी बोलेंगे सब, आज उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी व्यापार लगाने के लिए लायक है। आप दिल्ली एनसीआर नोएडा में चले जाइए, आप कुशीनगर में जाइए, आप बाराबंकी जाइए, आप आगरा आइए, आप मैनपुरी जाइए, मैनपुरी के अंदर लोग व्यापार लगाने के लिए आतुर हो रहे हैं। क्यों? इन्हीं का क्षेत्र था मैनपुरी। आज मैं व्यापारी व्यापार लगाना चाहता है। जब आप किसी बहन बेटी को छेड़ोगे, किसी व्यापारी को छेड़ोगे, तो आपने घर तक पहुंचने से पहले आपके पैरों में गोली पड़ने का काम होता है। ये गुंडा राज मुक्त हमारा सरकार है। सैफई महोत्सव भी तो लगवाते थे, ऐसा नहीं? ये सैफई महोत्सव लगाते हैं, और हम अयोध्या के अंदर भव्य दीप उत्सव करते हैं, और कान्हा की नगरी के अंदर रंग उत्सव करते हैं हम। चलिए जल्दी और से काशी के अंदर हम चर्चा को खत्म कर रहा हूँ, जल्दी से सर राजेश साहब। मैं एक बात की जरूर तारीफ करूंगा जी, भाजपा के नेताओं की, कि बोलते बहुत अच्छा है, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन हकीकत जनता समझ रही है, सब देख रही है। जमीन पे काम उतारा है, अभी इसीलिए कुछ चित्ते दिन रहा है। पहले ही हमारे आगरा में हम बैठे हैं, राजपूत चुंगी में एक व्यापारी के घर में घुस के लूट हुई है, घायल कर दिया, 10 टाके उस बच्ची के सर में आए हैं। तो अपराध का तो ये हाल है कि लोग सड़क तो छोड़ो, घर में सुरक्षित। क्राइम तो इतनी बड़े प्रदेश में होता है, लेकिन तत्काल प्रभाव से उसको निस्तारण हो। मैं आगरा की पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक, अगर क्राइम भी हुआ है तो उसका निस्तारण भी आत्महत्या हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। आपने देखिए, हम 2027 के मुद्दे पर इसलिए बात की क्योंकि आप सुगबुगाहट शुरू हो गई है, और तीनों ही अच्छे वक्ता है, तीनों ने ही अपनी अपनी बातें रखी, और इस खास मेहमानों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। शुक्रिया सर, आप तीनों का ही ये मंच साझा करने के लिए हमारे साथ। मैं चाहूँगी आप मंच पर ही रहें इस वक्त, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक महोदय रमेश चंद्रा जी को। प्लीज़ मंच पर आइए। और मोमेंटो उस वक्त मैं चाहूँगी राजकुमार गुप्ता जी को दिया जाए, शहर अध्यक्ष बीजेपी, और उसके साथ वाजिद निसार साहब को भी मोमेंटो दिया जाए, और साथ ही साथ विजय जी को भी मोमेंटो देकर यहाँ पर सम्मानित किया जाए। बहुत बेबाकी से पक्ष विपक्ष दोनों ही यहाँ पर बोले हैं, और बहुत बेहतर तरीके से जो सवालात उनसे किए गए हैं उनका जवाब जो है यहाँ पर दिया गया है, और इसीलिए ये मंच तैयार किया गया है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से, ताकि यहाँ पर से तीखे सवाल भी हो, विकास की बात भी हो, रफ्तार कितनी है वो भी जांची जाए, और आगरा जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसकी नब्ज जो है वो टटोलने का काम लगातार यहाँ पर इसी मंच से हम कर रहे हैं। और इस वक्त जो बातें यहाँ पर से हुई हैं उसका सिलसिला अभी बरकरार है, क्योंकि अभी कुछ खास मेहमान और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, पैनल को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ पॉलिटिकल बातें, और 2027 की, जैसा कि मेरे सहयोगी भी लगातार कह रहे हैं, सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो चुकी है, इसीलिए ये पॉलिटिकल मुद्दे उठने भी इस मंच से ज़रूरी थे, क्योंकि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ये मंच है, तो जाहिर तौर पर बिना पॉलिटिक्स की बातें किए यहाँ पर ये मंच अधूरा रहेगा।